हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब वी आर इकोनॉमिक्स चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर इकोनॉमिक्स। और वी आर इकोनॉमिक्स के इस वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 है ना। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सेशन 2021 के बारे में, तो सेशन 2021 के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। जिसमें सबसे पहला चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा चैप्टर था क्या, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो वो दोनों चैप्टर्स की प्ले लिस्ट ना मैं इधर आई बटन पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप वो दोनों चैप्टर्स अगर आप देख लेते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे, जैसे कि आप बोर्ड में बहुत अच्छे से पेपर दे पाएँ। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये हमारा थर्ड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सेशन 2021 का। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में हमारे पास क्या आ जाएगा, मेथड्स आ जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। पर ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था हमारे फर्स्ट चैप्टर के सबसे लास्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ा था 4 सेक्टर इकोनॉमी या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि 4 सेक्टर इकोनॉमी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, सबसे पहले चैप्टर में देखा था। तो वहाँ पे देखा था हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैं यहाँ पे बता तो दे रहा हूँ, अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो आप इधर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग ना 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे थे। 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 ही तरीके के लोग रहते हैं। एक रहता है हाउस होल्ड वाले लोग, एक रहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये चीज़ देखी थी कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे दिया, 4 फैक्टर्स दे दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इस तरीके से अगर प्रोडक्शन सेक्टर ने इससे 4 चीज़ें ली तो कुछ लौटा देगा इसको। क्या लौटा देगा, तो प्रोड्यूसर सेक्टर इसको हाउस होल्ड सेक्टर को लौटा देता है लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये 4 तरीके की चीज़ें इसने लौटा दी। इसने जो ये 4 चीज़ें ली थी, इससे किया क्या, इसने बनाई थी गुड्स एंड सर्विसेज। किसने, प्रोडक्शन सेक्टर ने ना क्या बनाई थी, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर को बेचने के लिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज इसने बेच दी, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर ने अगर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी इधर से, तो इसको क्या लौटाएगा, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर तो क्या लौटाएगा, एक्सपेंडिचर लौटाएगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी, ये हमने बहुत जल्दी से बता दिया है, इसके बाद भी आपको बहुत अच्छे से समझना है तो ये आप ना हमारे आई बटन पे हम वीडियो डाल देंगे, उस वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से यहाँ पे हम लोग ने उस वाले वीडियो में मनी फ्लो निकाल लिया था। मनी फ्लो मतलब कि प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को पैसे कौन से दिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को पैसे क्या दी थी, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से आप देखेंगे ना तो 3 चीज़ें बनती हैं, है ना, 3 चीज़ें निकलती हैं इसमें से। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी निकलती है, जो कि देखा जा सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या निकल रही है कि देखा जा सकता है यहाँ पे कमोडिटी का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। कमोडिटी का प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से क्या जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बने। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन सेक्टर ने बनाए तो खरीदे किसने, हाउस होल्ड सेक्टर ने। अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने खरीदे तो यहाँ पे दूसरी चीज जनरेट हो गई क्या, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड सेक्टर ने, इससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी तो पैसे उसको क्या लौटा दिए, इसने पैसे लौटा दिए एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। यहाँ पे तीसरी चीज़ अगर देखते हैं तो इसने इसको ये दे दिया, इसने इसको ये दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे तीसरी चीज़ जनरेट होती है, अगर बात करते हैं इससे जनरेट होती है, अगर बात करते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर वालों ने पैसे खर्च किए, किस चीज़ के ऊपर खर्च किए, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च किए।
हाउसिंग सेक्टर वालों ने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसे खर्च किए तो क्या हुआ, इनकी तो इनकम जनरेटर इनका तो इनकम जनरेशन हुआ प्रोडक्शन सेक्टर वालों का, ठीक है। या फिर ऐसे भी देखते हैं कि रेंट जनरेट हुआ, वेजेस जनरेट हुआ, इंटरेस्ट जनरेट हुआ, प्रॉफिट जनरेट हुआ ऑन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे तीसरी चीज क्या जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। इनकम दो तरीके से जनरेट हो रही है, किस तरीके से, सबसे पहला तरीका जहां पे जनरेट किस पे हुआ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तरीके से। और दूसरा तरीका, इसने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, अब इसने पैसे खर्च किए होंगे तो इससे इसको पैसे मिले होंगे, इसने पैसे खर्च किए इसको पैसे मिले, तो अल्टीमेटली इनकी इनकम भी जनरेट हुई। तो यहाँ पे तीन तरीके रहते हैं जिस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके रहते हैं। तीन तरीके कौन से रहते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो सबसे पहला तरीका जो नेशनल इनकम का निकालने का रहता है वो रहता है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से मेथड रहते हैं जिस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जिससे हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं वो क्या था, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, कमोडिटीज का वैल्यू एडिशन होता है, कमोडिटीज में वैल्यू ऐड होती जाती है तब उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। दूसरा तरीका कि यहाँ पे खर्च हो रहा था तो यहाँ पे खर्च से क्या जनरेट हुआ, एक्सपेंडिचर जनरेट हुआ। तो यहाँ पे दूसरा मेथड जो रहता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फिर यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही थी तो यहाँ पे तीसरा मेथड रहता है इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो टोटल तीन मेथड रहते हैं जिस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब इनकम मेथड से निकाल लें या प्रोडक्शन मेथड से निकाल लें, एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लें, तीनों मेथड से अगर हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो आंसर जो रहता है ना नेशनल इनकम का सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम विजय रोहरा है, आप मेरे को विजय रोहरा बुला लो या विजय सर बुला लो या वीआर बुला लो, है ना, आप सर बुला लो तो सुनूंगा तो मैं। तो यहाँ पे इनकम से निकाल लो या प्रोडक्शन से निकाल लो, एक्सपेंडिचर से निकाल लो, आंसर वही आना है जो दूसरे से आ रहा है। समझ में आया? तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जो कि है प्रोडक्शन मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड या फिर इसको अपन बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला मेथड जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग लगा रहे हैं क्या, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन मेथड के अंदर फॉर्मूला क्या जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद अपन उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्मूला जो जनरेट होता है या फिर इससे प्रोडक्शन मेथड से निकलने वाला जो एक्चुअल आउटपुट रहता है कि रिजल्टेंट क्या निकला हम लोग के लिए प्रोडक्शन मेथड लगाने के बाद। तो सबसे पहली बात करते हैं, इससे रिजल्टेंट जो निकलता है उसको अपन बोलते हैं GDP@MP। जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा या फिर नेशनल इनकम के पहले वाले चैप्टर में देखा होगा। इधर आप आई बटन बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि GDP होता क्या है, कैसे निकालते हैं, सब तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड से GDP निकलता था कि वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देख लिया था कि GDP हमें दिया हुआ था, GDP से NNPF से निकालना था या फिर और भी कई सारे एग्रीगेट निकालने थे। पर अब हम लोग को बात करना है सबसे पहले कि GDP कहाँ से आया, है ना। तो हम लोगों को बात करना है कि GDP आया कहाँ से खुद। तो GDP आया कहाँ से, प्रोडक्शन मेथड से। GDP का यहाँ पे एक और नाम रहता है या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, इसके आउटपुट मैंने क्या बताया, इसका जो रिजल्ट निकलता है क्या निकलता है, GDP निकलता है। किसमें से, यहाँ पे जो भी अपन फॉर्मूला लगाएंगे उससे। तो या तो GDP बोलते हैं उसको या तो दूसरी चीज़ बोलते हैं उसको वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, यहाँ पे आप इसको GDP बोल लो या वैल्यू एडिशन बोल लो, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर आप वैल्यू एडिशन बोल लो, दोनों चीज़ें सेम है। या फिर इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है GVA@MP। GVA क्या हो गया, यहाँ पे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस था, यहाँ पे होगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अगर आपको GVA@MP निकालने दे दिया गया तब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे,
अगर सिर्फ वैल्यू एडिशन निकालने दे दिया तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे, अगर जीडीपीएमपी निकालने दे दिया तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे। तो बात कर लेते हैं फॉर्मूला है क्या जो लगाना है। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अरे यार यहाँ पे तो दो चीज़ें आ गई। कौन सी? वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन दो अलग अलग चीज़ें आ गई। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं क्या वो समझ लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट कंजप्शन घटा दोगे, दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे तो आंसर क्या है? जीडीपीएमपी आ गया। पर ये दोनों तो समझ ले हैं होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट की, कि सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ जान लीजिए कि प्रोडक्शन मेथड से आप लोग निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड से आप लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या मिल जाए, हमारी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, कि आपको क्या निकालना है कि हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल। एक साल के अंदर हमारी कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, वो पता करना है हमें। तो वो पता करना है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन घटा देंगे। पर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट एक ऐसी चीज़ रहती है जिसमें दो चीज़ें जुड़ी रहती है। सबसे पहली चीज़ जिसको बोलते हैं अपन सेल्स। सेल्स मतलब ये तो आपने बहुत सुना होगा कि हमने इसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा। तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में बिक चुकी हैं या फिर जितना भी पैसे की बिक चुकी हैं, हम लोग प्रोडक्शन तो नहीं निकाल सकते हैं कि ये पेन कितनी पेन बनी और कितनी क्वांटिटीज में बनी, कितने कलर्स में बनी, है ना। तो ये क्वांटिटी तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अपन इसको क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? मनी में। कि पेन कितने की है? 5 रुपए की। 5 रुपए की 5 लाख पेन बनी। अब उसमें अपन को देखना नहीं है कि कौन से कलर की बनी, कैसे कैसे बनी। ये कॉपी जो है, कॉपी 50 रुपए की, कॉपी कितनी कॉपी बनी, इतनी क्वांटिटी में बन गई। अब अपन को यहाँ पे नहीं देखना है कि कौन से कलर की, कौन सी साइजेस की कितनी कॉपी बनी। नहीं, समझ में आया? हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पैसे की। नेशनल इनकम निकाल रहे मतलब पैसे निकाल रहे। तो यहाँ पे जितनी रुपए की भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज साल भर में बेच दी, क्या आ गया? सेल्स। प्लस अब यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बना के रखी थी अपने पास, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने अपने पास बना के रखी थी, तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो हमने बेच दी। अब जो नहीं बेची हैं वो कहाँ रखी होंगी? वो भी तो हमारे पास ही रखी होंगी ना, वो थोड़ी कहीं मैं बाहर फेंक दूंगा या किसी को दे दूंगा। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा माल रखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक, या फिर आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, डेल्टा स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, मतलब कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में कितनी बनी। तो अपन क्या कर देते हैं, जितनी भी बनी होंगी, मान लेते हैं 100 अगर बनी होंगी तो 100 में से 70 तो हमने क्या कर दी? बेच दी। प्लस बाकी कितनी बची? 30। तो 30 हमारे पास अभी रखी हैं, तो टोटल कितनी बनी? 100। मतलब कि 100 रुपए की टोटल चीजें बनी। अब यहाँ पे तो यही तो आंसर आ गया कि अगर बोला जाए, अभी सर ने क्या बताया था, अभी हमने तुम लोग को क्या बताया था कि प्रोडक्शन मेथड से क्या पता करना है कि हमारी कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर बन रही हैं। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर बन रही हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन घटा देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें बन रही थी उसमें से 70 हमने, 100 चीज़ें बन रही थी तो उसमें 70 हमने बेच दी और 30 हमने क्या कर दिया? रखी है हमारे पास। तो 100 की 100 या फिर 100 रुपए की चीज़ें हमारे पास रखी हैं। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन का क्या करना है कि अभी तो ये निकालना था कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही थी वो हमने निकाल ली। इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्या और उसका क्या करना क्या है? तो अब हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट लाइक रॉ मटेरियल, है ना, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कि यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने बात कर ली फैक्टर इनपुट क्या होते हैं।
फैक्टर इनपुट होते हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमने अपने बिजनेस में लैंड भी लगा दिया, लेबर भी लगा दिया, कैपिटल भी लगा दिया, एंटरप्रेन्योर भी लगा दिया। चारों चीजें चाहिए पड़ेंगी जब हम बना रहे थे किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे थे हम लोग। जब तो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ तो 4 फैक्टर सर्विसेज लगा दी हमने। ठीक है, 4 हमने फैक्टर इनपुट लगा दिए। फैक्टर इनपुट कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। रट लो इन चीजों को। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें तो लगा दी। अब इसके अलावा जो भी हम किसी भी चीज को बनाने में लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। अभी हम लोगों ने फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर इनपुट की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज या फिर नॉन फैक्टर इनपुट। वो क्या होते हैं? अरे भाई इतनी सब चीजें तो लगा दी, चीजें बनाओगे कैसे? रॉ मटेरियल से बनाओगे। कैसे? रॉ मटेरियल से। तो रॉ मटेरियल जो हमारे पास आएगा तो उस रॉ मटेरियल को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल को? इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं। समझ में आया कि यहां पे सिंपल सा अगर बात किया जाए इंटरमीडिएट कंजप्शन, सिंपल सा सीधी सी बात करें तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? ये होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि जितना भी रॉ मटेरियल हमने खरीदा है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब रॉ मटेरियल तो समझ में आ गया कि सर आपने बताया इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। रॉ मटेरियल होता है और रॉ मटेरियल पे जितना भी हम लोग पैसा लगाते हैं उसको बोलता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। पर माइनस क्यों करना है भाई? कि उसको माइनस करना क्यों है? तो यहां पे बहुत बड़ी गुत्थी बन जाती है। कहां? किसमें? प्रोडक्शन मेथड में। गुत्थी मतलब वो कपिल शर्मा वाली गुत्थी नहीं, गुत्थी मतलब प्रॉब्लम। तो यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड, कि इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्या और उसको माइनस क्यों करना है। तो उसको माइनस हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी चीज की डबल काउंटिंग ना हो जाए। अरे बाप रे, यहाँ पे तीसरा वर्ड आ गया, ये वैसे ही समझ में नहीं आ रहा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी समझ में आ गया, चलो ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे। इंटरमीडिएट भी समझ में आ गया क्या होता है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ देंगे। अब ये डबल काउंटिंग क्या है? तो यहाँ पे बात करते हैं डबल काउंटिंग के बारे में। तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती क्या है कि द प्रॉब्लम अराइजेस when the value of certain goods is counted more than once। कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम पता है कब होती है? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम तब होती है जब एक चीज को हम 2 बार काउंट कर लें या फिर 2 से ज्यादा बार काउंट कर ले। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटा देते हैं या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को घटा देते हैं। अब यहाँ पे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे डाल दिया हम लोग ने एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है? एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन हो रहा है किसका? गुड्स का। प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का। कितनी गुड्स का हो रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, या फिर कितने में हम लोग ने बेचा, या फिर सेल्स बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे तीसरी चीज़ रहेगी इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल सकते हैं आप, इंटरमीडिएट कंजप्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपल सी भाषा में लिख देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। RM मतलब रॉ मटेरियल। इसमें नेक्स्ट चीज आ जाएगी वैल्यू एडिड। सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन हुआ किसका? एक चीज का, जिसने जो बनाई थी किसने? फार्मर ने। फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने अपने खेत में बनाया क्या? गेहूं। और गेहूं बना के बेच दिया 600 रुपए का। जितने का भी गेहूं बनाया होगा उसने बेच दिया कितने का? 600 रुपए का। या फिर एक एग्जांपल के तौर पे ये भी मान लेते हैं कि वो जितना भी रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट उसका लगा था, उस 600 रुपए के गेहूं बनाने में वो था कितना? 200 रुपए।
200 रुपये लगाए उसने खेत में और गेहूं उगा लिया कितने का, 600 रुपये का। ठीक है, फिर फार्मर ने 600 रुपये का बेच तो दिया था, किसको बेचा था, फार्मर ने बेचा था फ्लोर मिल वाले को। किसको, फ्लोर मिल। फ्लोर मिल जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, आटा चक्की वाले को। अब आटा चक्की वाले ने फार्मर से खरीद लिया था 600 रुपये का। ठीक है, क्या, गेहूं खरीद लिया था कितने का, 600 रुपये का। गेहूं मतलब कि वीट, 600 रुपये का इसने खरीद लिया। अब इसने क्या किया, उसका बना दिया आटा, और आटा बेच दिया किसका, किसको, अगले बंदे को। कितने का, 800 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे अगला बंदा कौन है, अगला बंदा है बेकर। बेकर कौन, जो बेकरी में रहता है। अब अगले बंदे ने, बेकरी वाले ने खरीद लिया 800 रुपये में, और उसने बना दी उसकी ब्रेड, और ब्रेड बना के बेच दी कितने की, 1000 रुपीज़ की। ठीक है, अब 1000 रुपीज़ की इसने ब्रेड बना के बेची, तो बेची किसको, इसने बेची शॉपकीपर को। कितने की, 1000 रुपये की। अब 1000 रुपये की शॉपकीपर ने ब्रेड इससे खरीद ली, तो कई सारे ग्राहक उसकी दुकान पे आए, कई सारे, एक लड़का लगा दिया उसने, कई सारे, उस लड़के के थ्रू कई सारे लोगों के घर घर बिकवा दिया, और इसने कितने का बिकवा दिया, 1200 रुपये का। तो अल्टीमेटली उस ब्रेड की कीमत कितनी है, उस ब्रेड की एक्चुअल कीमत कितनी है, 1000 रुपये की। ब्रेड बन के तैयार कितने की हुई थी, 1000 रुपये। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या निकालना है हम लोग को, प्रोडक्शन निकालना है। प्रोडक्शन निकालना है, मतलब कि उस ब्रेड का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 1000 रुपये। पर अगर बात करते हैं हम लोग सेल्स की, कि आपने बोला कि सर हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन क्यों घटा रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं, चलो इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं घटा रहे हैं, तो उस ब्रेड की एक्चुअल कीमत कितनी है, 1000 रुपये। पर हम लोग उस ब्रेड की एक्चुअल कीमत कितनी निकाल रहे हैं, 1000 और 1200 कितना हो जाएगा, 2200, 2200 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 3000, 3000 प्लस 600, 3600। तो यहाँ पे 3600 तो नहीं है ब्रेड की कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी ब्रेड की कीमत एक बार जुड़ी, फिर दूसरी बार जुड़ी, फिर तीसरी बार जुड़ी, फिर चौथी बार जुड़ी। तो ये ब्रेड की कीमत क्या हो रही है, 4 बार जुड़ रही है। हम लोगों को जोड़ना तो एक ही बार, इकोनॉमी में तो ब्रेड एक ही बार बन के बिक रही है, हम लोग 4 बार अलग अलग कैसे जोड़ रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसी वजह से इंटरमीडिएट कॉस्ट घटाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी लिख दूं कि हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि यहाँ पे हमने प्रॉब्लम तो समझ ली कि एक चीज़ को हम 4 बार गिन ले रहे हैं, 4 बार गिन ले रहे हैं, और उसको ख़त्म करना है इस प्रॉब्लम को। तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है वही वाला तरीका जो हम लोग अभी तक समझते आए हैं प्रोडक्शन मेथड में। क्या मेथड था, वैल्यू एडिशन मेथड से। वैल्यू एडिशन मेथड से क्या करना है हम लोगों को कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कुछ नहीं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में से घटा देना है हम लोगों को इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, जो अपन ने पीछे फॉर्मूले में समझा हमने। दूसरा मेथड जिस तरीके से इसको खत्म कर सकते हैं डबल काउंटिंग मेथड को, वो रहता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड मतलब कि फाइनल आउटपुट मतलब फाइनली आउटपुट बन के तैयार एक्चुअली हुआ कितने का, कि यहाँ पे तो वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन घटा देंगे वैल्यू एडिशन वाले मेथड में। दूसरा मेथड था फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मतलब कि फाइनली आउटपुट बन के तैयार हुआ कितने का। तो यहाँ पे दोनों मेथड से हम लोग हटा के भी दिखा देते हैं आपको। तो वैल्यू एडिशन मेथड से अपन को क्या करना था, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि सेल्स और चेंज इन स्टॉक में से घटा देना था इंटरमीडिएट कंजप्शन को। तो इसने इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना था, फार्मर का 200 रुपये लगाए थे, और उसने बेच कितने का दिया था, 400 रुपये का। तो मतलब टोटल वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 400 रुपये का। फार्मर ने बेचा था किसको, फ्लोर मिल वाले को 600 रुपये का, और 600 रुपये की गेहूं का उसने बना दिया आटा, और अब 800 रुपये का बेच दिया उसने। तो इसने वैल्यू एड कितने का किया, 200 रुपये का। तो इससे खरीदा था बेकरी वाले ने आटा 800 रुपये में, और बना के ब्रेड उसकी बेच दी कितने में, 1000 रुपये में। तो इसने भी वैल्यू एड कितना किया, 200 रुपये में। बेकर ने बेच दिया 1000 रुपये का किसको, शॉपकीपर को, और इसने घर घर जाके बिकवाया। तो अल्टीमेटली इसने भी वैल्यू एड कितना किया, 200 रुपये का।
तो अल्टीमेटली अगर टोटल वैल्यू एडिशन देखते हैं तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टोटल वैल्यू एडिशन। टोटल वैल्यू एडिशन देखें तो कितना हो रहा है, 400 प्लस 200 600 प्लस 200 800 प्लस 200 1000। तो यहाँ पे हमने बताया था ब्रेड एक्चुअली बनी कितने की थी, 1000 रुपए की, तो उसका एक्चुअल वैल्यू निकल आया। कैसे निकल आया, इसी इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटाने से। तो ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आया हमारे पास टोटल कितना, 1000 रुपीज़। तो वैल्यू एडिशन मेथड से हमने क्या किया, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था हमारा कि 3600। कितना था टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा, 3600। हमने आपको ये जोड़ के बताया था। टोटल इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करें तो कितना हो गया, 1000 प्लस 800 1800 प्लस 600 2400 प्लस 200 कितना होगा 2600 इंटरमीडिएट कंजप्शन घटाते हैं तो कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया वैल्यू एडिशन। यहीं पे दूसरा मेथड लगाते हैं फाइनल आउटपुट, मतलब कि फाइनली आउटपुट बन के तैयार हुआ कितने का, वो कितने का दिख रहा है आपको, 1000 रुपये का। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि आउटपुट बन के तैयार हो कितने का रहा है। तो फाइनल आउटपुट कितने का था, 1000 रुपये का। तो यहाँ पे तो ये सिंपली लिखा हुआ है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप या तो फाइनल आउटपुट मेथड से निकाल लो या तो वैल्यू एडिशन मेथड से निकाल लो, दोनों से आपका आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया क्या कि किस तरीके से किस तरीके कौन से मेथड रहते हैं जिससे हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे। सबसे पहला तरीका जिससे हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे फाइनल प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, इससे निकलेगा क्या, जीडीपीएमपी, वैल्यू एडिशन या फिर जीवीएटएमपी। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजप्शन करके। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को जोड़ देना। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट जो भी हम लोग खर्च करते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से जनरेशन प्रॉब्लम जनरेशन होता है किस चीज़ का, डबल काउंटिंग का। डबल काउंटिंग जब एक चीज़ को हम एक बार से ज़्यादा जोड़ लें। अब यहाँ पे ज़्यादा जोड़ लिया तो इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट को घटाने से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट घटाते थे और यहाँ पे हमने इस तरीके का एक सिस्टम करके एक प्रॉब्लम भी समझ ली। डबल काउंटिंग हम दो तरीके से हटा सकते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड से या फिर फाइनल आउटपुट मेथड से। वैल्यू एडिशन से भी आंसर 1000 ही आएगा, फाइनल आउटपुट मेथड से भी आपका आंसर 1000 ही आएगा। पर आपके चैप्टर में आपकी किताब के हिसाब से अगर देखें ना तो आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन मेथड लगाना है, आपको फाइनल आउटपुट मेथड नहीं लगाना है कहीं से कहीं तक कभी भी। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस फॉर दिस वीडियो। इसके अगले वीडियो में हमने देखना है कुछ एक आध प्रॉब्लम देख लेंगे प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड और इसका अगला मेथड जिस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकालने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।